हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं वीरू को इसमें इनवाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने उनको इनविटेशन भेज दिया है। मैं देख रही हूँ कि वीरू क्यों नहीं आ पा रहा हमारे साथ। हाँ वीरू। हाँ वीरू। जी मोनिका। हाँ। जी मोनिका, अब कनेक्ट हो गया है। हाँ ठीक है। जी तुमको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? जी जी, अब ठीक है। जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मुझे भी तुम्हारी आवाज़ अच्छे से आ रही है। तो शुक्रिया तुम्हारा जी आने के लिए। और तो हमारे दूसरे दोस्तों का भी बहुत स्वागत है। तो चूंकि आज वीरू का जन्मदिन है, तो सबसे पहले हम वीरू को जन्मदिन की बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और अगर हम जी। मिलकर तुमको हैप्पी बर्थडे बोल रहे होते तो हम तुमको कोई मिठाई भी खिला देते, लेकिन जी अभी बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। लेकिन अभी तुम ऐसे ही हमारी बातों से मुंह मीठा कर लो, और जी इस तरह बिल्कुल। से हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। जी हाँ। तो सबसे पहले तो वीरू, हम ये बात करना चाहते जी हैं, क्योंकि ये यही बात हमने जब अंबर से भी अपनी बातचीत शुरू की थी, तो जी इसी मोनिका। सवाल से की थी कि कि हिंदी में लिखने वाला जो लेखक होता है, जो कवि होता है, उसके पास दो चीजें होती हैं। एक उसका हिंदी में लिखना, और दूसरा उसका हिंदी साहित्य संसार में विचरना। तो हम एक एक करके तुमसे इन दोनों बातों का जवाब जानना चाहते हैं। पहले तो ये बताओ कि तुम तो एकदम कानपुर में ही रहते हो, जहाँ पर ज्यादातर लोग हिंदी जी, भाषी होंगे। तो तुमको हिंदी का कवि होना कैसा लगता है? ये बड़ी अजीब चीज थी। जब हम्म। मैंने लिखना शुरू किया था, या जब मुझे पता भी नहीं था कि मैंने लिखना शुरू कर दिया है। ऐसा हम्म। होता है मोनिका कि हम्म। हम जब हमें ऐसा लगता है कि हम कोई ऐसे ही कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पंक्तियां आ गई हैं और हमने लिख दिया है। उस समय हम्म। हमें पता नहीं होता है कि हमने लिखना शुरू कर दिया है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज मेरी बोलो आवाज आ बोलो। रही है? हाँ, आ जी। रही है, बोलो ना। तो अ, हिंदी का कवि जब पहली बार पता चला कि ये जो हम काम कर रहे हैं, या जो हम कुछ पंक्तियां लिख रहे हैं जिसे लोग कविता जैसी चीज कह रहे हैं, तो ये हम्म। कविता जैसी चीज तो हो गई, और उसके हम्म। साथ में एक ये भी हुआ कि हम हिंदी के कवि हो गए। हम्म। तो कवि का एक जो टाइटल बना हुआ है बाहर हम्म। से आने वाले आदमी के लिए, हाँ। या जो एक कॉलेज के छात्र संघ से बैकग्राउंड से आया हुआ लड़का है, और उसे आप बता दें अचानक से कि भाई आप हिंदी के कवि हो तुम्हें गए, किसने बताया ये तो ये इतना बड़ा अचानक से कि अरे वीरू सोनकर तुम तो कवि हो? जैसे मोनिका, मैं अंबर के साथ आपका लाइव देख रहा था, हम्म। तो उसमें आपने कहा कि भाई धीरे धीरे शुरुआत हुई, कि आपसे किसी ने कहा कि एक फेसबुक पर आप अकाउंट बना लें, हम्म। और उसके बाद आपने अपने लोगों को जोड़ना शुरू किया, और आपको हिंदी में लिखी चीजें बहुत पसंद आती थी। हम्म। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। हाँ। तो उस समय इंग्लिश के फॉन्ट होते थे, हम हम्म। हिंदी में टाइप नहीं कर पाते थे। तो हम्म। हुआ ये कि हल्की फुल्की शेर व शायरी जो सभी लोग करते हैं, हम्म। और
फ्रेंड लिस्ट में भी अधिकतर सोनकर ही सरनेम के लोग जुड़े हुए थे। और उस समय ऐसा होता था कि सोनकर हैं तो सोनकर से या एससी से जुड़े जितने विमर्श हैं वो सारे पेज हम्म। लाइक थे। वो जितने भी विमर्श के वीर होते थे वो हमारी लिस्ट में होते थे, जो हमें अच्छा, बताते थे यानी कि हाँ, जी, हमें बताते थे कि हम दरअसल किस विमर्श से आते हैं। तो मतलब तुमको ऐसा खुद से कहीं नहीं देखिए। पता था कि तुम्हें कौन से विमर्श में तुम आ रहे हो? अ, मतलब ये तुमको मुझे लिखने के हमेशा से बाद लोगों ने बताना शुरू किया कि चूंकि तुम एक दलित जाति से आते हो तो तुमको जी तुम्हारे अंदर इस बात की जी चेतना और जागरूकता होनी चाहिए। जी। हम्म। तो लोगों ने मेरे लिखे को नहीं पढ़ा, लोगों ने मेरे हम्म। सरनेम को पढ़ा। हम्म। तो सरनेम को पढ़ने वाला आदमी आज भी ये सोचता है कि ये उसी विमर्श के आसपास हमारी कविताएं होंगी। हम्म। हालांकि जो लोग लिख रहे हैं उनकी बड़ी तारीफ है और हम उनकी हम्म। प्रशंसा करते हैं कि वो भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो अपने आप में कठिन चीज है। पर हम्म। फिर भी मुझे लगता है मोनिका कि सरनेम देख करके डिसीजन नहीं करना चाहिए कि आपका विमर्श ये होगा। हमें हम्म। कोई नहीं बताएगा कि हमारा विमर्श होगा क्या। और आज सुबह ही मैंने कहीं पर पढ़ा, किसी बड़े लेखक की कोई कोटेशन थी हम्म। कि मैं वादी नहीं हूं, मैं संवादी हूँ। हम्म। मैं वादी नहीं हूं, मैं संवादी हूँ। तो मुझे ये चीज ज्यादा जरूरी लगती है कि वाद कहीं ना कहीं हमें सीमित करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जब शुरुआत मेरी हुई है हम्म। तो कुछ लोग ऐसे भी जुड़े, हम्म। तो जो दलित विमर्श में खींचने की कोशिश करते थे। और कुछ लोग ऐसे मिले जो कहते थे कि नहीं, हम इस विमर्श के खिलाफ हैं। तो ऐसा हम्म। करते करते कुछ पोस्टें मेरे सामने हिंदी में आने लग गई कि हम्म। जैसे आपने कहा कि हिंदी में लिखा हुआ आपको बहुत अच्छा लगा। हम्म। तो आप पंजाबी पृष्ठभूमि से हैं, हम हम्म। हिंदी के ही थे पर हम हिंदी में लिख नहीं पाते थे। हम्म। हमारे पास हिंदी में लिखने की सुविधा नहीं थी। हम्म। अगर हमें किसी को नमस्कार लिखना है या नमस्ते हम्म। लिखना है तो हमारे पास अंग्रेजी के अक्षर होते थे। तो हम्म। फिर ये समझ में आया कि गूगल हिंदी इनपुट एक बला होती है जिसे अगर हम हम्म। अपने फोन में इंस्टॉल कर लें तो हम हिंदी हम्म। लिख सकते हैं। हम्म। तो वो अच्छा पहली वीरू, लाइन वीरू जो मैंने तुमको थोड़ा टोक रही हूँ। तुम थोड़ा फोन को या जिससे भी तुम ये बातचीत कर रहे हो उसको थोड़ा अपने करीब रखो। लोगों को ये लग रहा है कि तुम्हारी आवाज उन्हें कम आ रही है। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब मैं आ रही है यहाँ हमारी पर, आवाज? हाँ आवाज आ रही है, जी लेकिन यहाँ मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम जी एकदम उसको सचेत होकर इस बात की एक तरह से घोषणा कर रहे हो कि तुम अपनी कविता को दलित विमर्श के कैनन से, उसकी बनाई हुई साहित्यिक जो एक परंपरा है उससे अपने आप को अलग रखना चाहते हो। जबकि इस समय में मतलब हिंदी साहित्य में भी और भारतीय समाज के वृहत सरोकारों में भी ये तो, जी इसको तो बहुत सहर्ष और सगर्व इस अस्मिता को, इस पहचान को स्वीकार किया जाता है और उसी के अंतर्गत अपनी रचनात्मकता को आजमाया जाता है और उसी के इर्द गिर्द हम अपना संघर्ष साहित्य के रास्ते भी करते हैं। मुझे ये समझने में अभी भी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि तुम क्यों उस विमर्श से, उस अस्मिता से इतना दूर जाना चाहते हो। तुम मतलब अपनी ऐसी एक इंडिपेंडेंट, एक ऐसी स्वतंत्र आइडेंटिटी से तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि जो तुम्हारी लोकेशन है, जो तुम्हारी अन्य बातें हम कई बार फोन पर भी करते हैं, तुम्हारी कविताओं में आती हैं, जी तुम्हारी पोस्ट में जी आती हैं, फेसबुक पर जो तुम लिखते हो, तो वहां पर अपनी सोशल लोकेशन को, उस जाति को जिसको जाति वर्चस्वों की वजह से हाशिए पर धकेला गया है, वहां पर तो तुम्हारी बातों में, तुम्हारे विचारों में एक पर्याप्त दुख होता है, गुस्सा होता है। लेकिन फिर ये क्या बात है कि जब तुम्हारी कविताओं का मूल्यांकन होने की बात आए तो तुम चाहते हो कि तुमको दलित विमर्श के परिपेक्ष से नहीं देखा जाए? देखिए मोनिका, हम्म। मनुष्य की जितनी भी ज्ञात चेतना है या जहां से हमारी सभ्यता ने अपने आप को व्यक्त करना शुरू किया है, यानी जहां से हमें भाषा मिली है, हम्म। तब से लेकर के आज तक, हम्म। अगर मैं कहूं कि मेरी उम्र 40 साल है हम्म। तो मेरी स्मृति 40 साल की नहीं है। मेरी हम्म। स्मृति पिछले 8-10 हजार साल पुरानी है। हाँ। और तब से लेकर के आज तक जो
मनुष्य है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बैरिकेड से घेर करके खड़ा किया गया है। हम्म। हमें हमारी जातियां बताई जाती हैं, हम्म। हमें हमारी वर्ग वर्ग हमें बता दिए जाते हैं, हम्म। हमारी जगह बताई जाती है कि हम किस जगह से आते हैं। हम्म। तो ये 8-10 हजार सालों से इन आवाजों के शोर से बहुत ज्यादा ऊब हो चुकी है। और इसका ऐसा मतलब नहीं है कि मैं कोई अपने लिए कोई अभिजात की जगह यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे ब्राह्मण मान लिया जाए या मुझे कुछ हाँ। और मान लिया जाए। मेरी हम्म। असलियत यही है कि मैं दलित हूँ, ये मेरी हम्म। हकीकत है। हम्म। और एक हकीकत ये भी है कि हम्म। दलित चेतना की कविताएं वही लिख हम्म। सकते हैं जिन्होंने उस दुख को झेला है। मुझे तो ऐसा लगता तुम्हें है क्या लगता है कि कि तुमने उस तरह के इसको तुम कैसे इसमें अंतर कर सकते हो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे लगता है जीवन के जो मोनिका, भी संघर्ष रहे उसका इनसे कोई संबंध नहीं था? था संबंध था, हम्म। पर कुछ चीजें मुझे पीछे छोड़ के आगे आने में ज्यादा सही लगेगा। अगर मैं हम्म। साफ साफ कहूँ कि करुणा जैसी चीज या हम्म। दुख अगर हम्म। मुझे एरिया बांट करके आप देंगे कि हम्म। ये दलित विमर्श है या ये स्त्री विमर्श है या आदिवासी विमर्श है, हम्म। ये आपके दुख को महसूस करने का इलाका है, आप इस हाँ। इलाके के बाहर नहीं जाएंगे। हम्म। तो ये बात मेरी मनुष्यता को पसंद नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में जितने भी जीवित हैं, जहां जहां भी जैविकी है, हम्म। जहां जहां भी चेतनाएं हैं, हम्म। अगर हम एक विश्व पुरुष या विश्व आत्मा की कल्पना करें, तो हम्म। क्या उसकी सीमा या कवि की चेतना से कोई भी ऐसी चीज बाहर जानी चाहिए जो उसके दलित विमर्श या किसी और विमर्श के खांचे में आ रही हो? नहीं, ये बाहर तो रुकावट क्यों आ जानी, रही है मेरे सामने? बाहर बाहर तो जानी हम्म, चाहिए, लेकिन और जो तुम जवाब दे रहे हो वो एकदम थोड़ा आध्यात्मिक किस्म का भी हो रहा है, जबकि मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि इस ऊब की जो वजह है, या जो तुम कह रहे हो कि तुम उन सांचों में नहीं बंधना चाहते थे, हम उसके कारणों की तुमसे पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, जी, ठीक है, वो अपने सारे तात्कालिक कारणों से, अपने इतिहास से ऊपर उठ सकता है, कुछ हद तक वो उससे मुक्त जीवन जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जीवन का बहुत सारा हिस्सा उसी यथार्थ में बिंधा होता है और उसी यथार्थ से प्रभावित होता है। तो ऐसे में जहां इस समय देश में सभी लोग अपनी उस हिस्टोरिकल लोकेशन को, अपने उस ऐतिहासिक यथार्थ को पहचानने की और उसको उसकी मान्यता पाने का संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पर तुम एक कवि हो जो अपने लिए ये विचार बनाने की कोशिश कर रहे हो और दूसरों के सामने इस तरह इसे प्रस्तुत करते हो कि मैं इन चीजों से इंडिपेंडेंट होकर और इन चीजों से आगे बढ़कर अपनी रचनात्मकता को देखना चाहता हूँ। तो क्योंकि अभी पिछले दिनों मैंने फेसबुक पर तुम्हारे किसी स्टेटस में भी पढ़ा था कि किसी आलोचक ने जी, जी। कोई इस तरह की ओम निश्चल जी समग्रता में, ने। हाँ, ओम निश्चल जी ने सभी कवियों का एक मूल्यांकन जी, किया था, जिसमें उन्होंने तुम्हारी इस इच्छा के एक तरह से विरुद्ध जाते हुए उन्होंने तुम्हें एक ऐसी श्रेणी, ऐसी कैटेगरी में रखा कविता की जो तुमको निजी रूप से पसंद जी, नहीं है, जिसका तुमने विरोध भी वहां पर जाहिर किया था, और इस तरह का विरोध तुम करते रहते हो। तो क्या फिर ये बताओ कि जो तुम, कई बार हम बातें करते हैं, तुम कानपुर के अपने जीवन का और अपने युवा दिनों का, अपने संघर्ष का, आय के संघर्ष की जो तुम मुझसे बातें करते हो, फिर अपनी उस इंडिपेंडेंट जो तुम्हारी काव्यात्मक संवेदना है और जो तुम्हारा जी। वो जो एक एकदम तात्कालिक यथार्थ है, फिर उनको तुम कैसे देखते हो एक साथ? जैसे तुम खटिकों के मोहल्ले में रहते हो, तुमने मुझे तो बताया था, इस पर हमारी बहुत जी, बातचीत भी हुई। मैं खटिक हूँ, हाँ तो, मैं भी खटिक हूँ। हाँ हाँ, वही मेरे, सरनेम यानी, हमारा सोनकर है। हाँ तो फिर ऐसे कितना उनको, क्या उनके जीवन पास की अपनी कम्युनिटी के जीवन को भी तुम इसी तरह से देखते हो? अ, निजी जीवन में हम्म। जिसे कहते हैं कि एक दलित चेतना की लड़ाई लड़ना, हम्म। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि वो हम्म। लड़ाई लड़ी जाती है और उस लड़ाई में आज भी मौजूद है। हम्म। जहां पर आप बात करते हैं एक कवि के दायरे से बाहर होकर के एक मनुष्य से आप बात करेंगे या हम्म। एक सोनकर व्यक्ति से आप बात करेंगे,
तो हमें अपने समूह की लड़ाई लड़नी है, वो जरूरी बात है। पर यहाँ पर आप अगर हिंदी हिंदी का, जिसे कई बार आपसे बातचीत होती है तो मैं एक शब्द लेता हूँ, हिंदी का अंडरवर्ल्ड। हाँ, हिंदी का माफिया। हिंदी का अंडरवर्ल्ड क्या करता है? हाँ, हाँ। हिंदी का माफिया क्या करता है? वो हम्म। आपको एक सुरक्षित और छोटे से इलाके में आपको रख देता है कि भाई आप हम्म। आए हैं और आप हो हम्म। गए दलित कवि, और आपका ये इलाका है, आप अपने हम्म। इलाके में रहें, और आप हैं स्त्री, हम्म। मोनिका कुमार, आप आए, हम्म। आपको हम स्त्री के इलाके में रखते हैं, और ये हाँ। रही मुख्य धारा। और हम्म। मुख्य धारा को इन्होंने अभिजात्य धारा का भी एक रूप दे रखा है। हम्म। तो ये सर्कल से बाहर रखने की जो कुचेष्टा है, हम्म। ये मेरे साथ नहीं चल पाएगी। यानी ये तुम्हें, मुझे जो ये समझ में आ रहा है तुम्हारा जवाब सुनकर, वो ये जी, है कि तुमको दलित जी, कवि होने से, दलित चेतना चेतना को अभिव्यक्त करने से तकलीफ नहीं है, तुमको हिंदी के कोई माफिया से दिक्कत नहीं है। मैंने तकलीफ है कविताएं लिखी हैं, कि वो लोग मैंने किसी दलित भी कविताएं लिखी हैं। खास अस्मिता से जब आता है तो वो लोग उसको उसमें बांध देते हैं और फिर उसको एक तरह से बिल्कुल। ऑर्डर भी करने लगते हैं कि तुमको इस तरह से बिहेव करना है। तो मतलब तुम अभी हिंदी के जो एक जो उसकी जो विमर्श का जो आवेग है, मतलब तुम उससे पीड़ित हो, ये कहना चाहते हो? पीड़ित नहीं है मैं, पीड़ित नहीं हूँ, हम्म। सतर्क हूँ और सावधान हूँ। अच्छा। ये अच्छा। सावधानी हाँ। इसलिए कि हम्म। अगर एक मैदान जैसी कोई चीज है, या हम्म। हिंदी कविता को, हालांकि हम्म। व्यक्तिगत आग्रहों में हिंदी कविता को नहीं लेना चाहिए, हम सभी यहाँ पर व्यक्तिगत हम्म। चीजों के लिए नहीं लिख रहे हैं कविताएं। हाँ। कहीं ना कहीं हम एक सामूहिक करुणा से बिंधे हुए हैं आपस में। हम्म। पर जब हम हिंदी के माफिया की बात करते हैं, तो हमारा हम्म। हिंदी का माफिया हम पर कड़ी नजर रखता है कि हम्म। मोनिका कुमार आती है पंजाब से, हम्म। हो गई वो पंजाबी कवि, या हाँ। मोनिका कुमार पंजाबी पंजाबी भाषा यूज करती हैं। आप समझिए, हम्म। आप लिख हम्म। रही हैं, पूरे हम्म। भारत या पूरे विश्व की चेतना को समाहित करती हुई आप कविताएं लिख रहे हैं, पर यदि आपने उसे हम्म। पंजाबी में लिख दिया तो आप पंजाबी कवि हम्म। हो गए। पंजाबी हाँ। कवि हो गए, इसका ये मतलब तो है कि आप कवि हो गए, पर आप हिंदी के कवि हम्म। नहीं हुए। तो हम्म। आप अगर अगर आप सोनकर हैं, और हम्म। आप कुली बाजार और लाटू रोड से आते हैं, कानपुर हम्म। से आते हैं, हम्म। तो ये तैयार बैठे हुए हैं आपको एक जगह देने के लिए हम्म। कि भाई आप बड़े मैदान में आप क्यों लड़ रहे हैं, हमने आपको, आपका एक छोटा सा इलाका आरक्षित कर रखा है, आप हम्म। वहां के महान कवि बन जाएं आप। हम्म। तो ये बड़े मैदान से हटाने की चालाकियां होती हैं। और जैसे अभी आपने जिक्र किया ओम हम्म। निश्चल जी की बात का, हम्म। तो वीरू, ओम तुम्हारे निश्चल पास, जी से, ए सुनो ना, तुम्हारे पास हेडफोन है? हाँ लोग कह रहे हैं कि जी तुम है, हेडफोन लगा लो। हम्म। बोले जाओ, साथ साथ में लगा लो। हाँ। तो मैं हम्म। ये कह रहा था हम्म। कि हिंदी में अगर हम्म। हमारे सामने 10 किताबें रख दी जाए मोनिका, हम्म। और उन 10 किताबों के लेखकों के नाम आप सुन लीजिए, जैसे मोनिका हम्म। कुमार हैं, या हम्म। अंबर पांडे हैं, या हम्म। रश्मि भारद्वाज हैं, या पूनम हाँ। अरोड़ा हैं, हम्म। तो एक व्यक्ति बात करते समय सबके नाम ले रहा है। हम्म। ये मोनिका कुमार है, इनका संग्रह ये है, और इसमें ये विशेषताएं हैं। हम्म। अंबर पांडे पर बात करते समय वो कह रहे हैं कि ये अंबर पांडे हैं, या ये पूनम अरोड़ा है, या रश्मि भारद्वाज हैं, हम्म। इनकी ये किताब है और उसमें ये अच्छाइयां हैं। हाँ। पर जब आप वीरू सोनकर की किताब पर आते हैं, हम्म। तो वो कौन सा इलाका पकड़ने की या इलाका बांटने की वो कौन सी इच्छा है जो आपको मेरी किताब का नाम लेते ही मेरी जात आ जाती है, और आप बताते हैं। हम्म। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बेहतर मेरी आ आवाज रही आ रही है। है? बेहतर हाँ बेहतर। जी, हम्म। जी। हाँ तो हाँ। वो ऐसी कौन सी चीज है मोनिका, कि आप मेरी जब किताब का जिक्र करते हैं इन 10-12 नामों के साथ, तो आप सबसे पहले तो आप ये बताते हैं कि चूंकि ये, मतलब वीरू सोनकर जी दलित हैं, पर हम्म। देखिए दलित चेतना की कविताएं नहीं लिखते हैं। हम्म। अगर मैं दलित चेतना की कविताएं नहीं लिखता हूँ या कम लिखता हूँ, या मेरी कविता का जो मनुष्य है हम्म। वो उच्च वर्ग के भीतर भी करुणा होती है, हर जगह हम्म। के अलग अलग दुख होते हैं। हम्म। अगर मेरी करुणा एक इलाके में ना सीमित होकर के एक बहुत बड़े दायरे को पकड़ना चाहती है, हम्म। तो आप उसमें ये क्यों आप बताते हैं कि ये दलित हैं? हम्म। आप केवल हम्म। वीरू सोनकर बोल करके आप मेरी किताब या मेरी कविताओं की बात क्यों नहीं कर सकते? वो कौन सा डर है जो आपको बताता है कि यानी आप तुम इसे ये पहले कह रहे सोनकर हो कह दें, कि आप या एक दलित ऐसी कह दें? बात भी है कि जब साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है या साहित्य की आलोचना की जाती है नाम हमारी लीजिए आप, हिंदी में, जैसे आप सबका नाम लेते हैं वैसे मेरा लीजिए।
हाँ, तो उसमें जी ये होता है कि उसकी उसके उसकी रचनात्मकता को आच्छादित कर दिया जाता है उसकी जाति से, उसके जेंडर से, हाँ, और फिर कहीं वो ना उसी कहीं, में कहीं ना हम्म कहीं, हाँ, प्रशंसा का, प्रशंसा का जो चूरन जैसा शब्द अगर यूज करें तो वो हमें चटा हाँ दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई आप ये हैं, हम्म आप हमसे अलग हैं आप। तो तो कहीं ना बेहतर होगा, ओम निश्चल जी को मैंने सलाह दी थी हम्म कि बेहतर होगा कि आप हमारी चर्चा ही ना करें। हम्म तो कहीं ना कहीं मैं ये जो तुमने जी बात किया कि वो उसको कैटेगरीज में बांध देते हैं और पूरे साहित्य का जी साधारणीकरण भी कर देते हैं, वैसा मैं भी देखती हूँ कि जी उसमें फिर बहुत ज्यादा जी एक मैं देखती हूँ कि देखिए जैसे बिहार जी, ग्रुप है, बिहार के अंदर भी शहरों में ग्रुप बटे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बिल्कुल। बनारस ग्रुप होगा, फिर उसमें एक और ग्रुप होगा, तो भी जी, ग्रुप के इलाहाबाद भीतर ग्रुप जो होगा, इलाहाबाद ग्रुप होगा, बलिया, मैं भूल गई, बलिया होगा, बलिया ग्रुप होगा। हाँ पटना जी जी। होगा उधर, तो हाँ, तो वो जो उसमें क्या होता है कि फिर आपकी जो हाँ विचारधारा है वो तो बहुत ज्यादा सीमित हो जाती है, क्योंकि आपको उस समूह के साथ भी अपनी निष्ठा का निर्वाह करना है, और एक आपकी जो विचारधारा आपने जीवन में बनाई है उसका, वो तो उसकी विडंबनाओं, उसका जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उसमें तो फिर आप खुलकर कभी साहित्य संसार में विचर ही नहीं सकते। जैसे मान लो कि मेरे साथ देखिए, चार पांच लोग, तुम्हारे साथ चार पांच लोग कानपुर जी के हो, तुम नहीं भी सहमत हो रहे हो उनकी किसी बात से, लेकिन उन्होंने तुमको जी कानपुर की रस्सी में अगर बांध रखा जी जी, है, तो फिर इलाके में तुम बांध दिया, हाँ इलाके में, तो फिर तुम वहां से बाहर निकल कर, तो हाँ। इसका मतलब तुम्हारा सही गलत जी, तो कानपुर की रस्सी तय करने लगेगी। जो कि मैं बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी उदाहरण मैं देखती भी हूँ हिंदी साहित्य संसार की गतिविधियों में, उसकी सक्रियता में, कि लोग कई बार मुझे लगता है कि उनके लिए वो उनका आंतरिक जो घेरा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और उनके जो दूसरे विचार होते हैं, उनकी जो विचारधारा होती है, वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है। तो उसका जो तालमेल है, और वो इस तरह की गिरोहबंदी जो है, वो मुझे लगता है कि किसी भी रचनाकार की रचनात्मकता के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं लाती है। और हमको मान लेना चाहिए कि भाई हिंदी तो एक तरह से देश की सारी भाषाएं सभी की होती हैं, कोई जिसमें चाहे बिल्कुल उसमें लिख सकता है, उसमें छप सकता है, और वो कहीं ना कहीं तो हिंदुस्तान में पैदा होगा ही, लेकिन भाषाओं पर बिल्कुल। किसी का आधिपत्य नहीं है। और देखा जाए तो इस तरह से हिंदी का भी कोई उस तरह से हिंदू राष्ट्र निर्माण से लेना देना नहीं है, ये इसको मान लिया जाता है, लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम भाषा की जो अपनी स्वतंत्र एक जो पहचान है और जिस पर हम सभी का अधिकार है, उसको हम गड्डमड नहीं करें। उसी तरह से हमारी जो क्षेत्रीय है, हमारा बंधु बांधव जो एक पूरा परिवार होता है, उसको भी अपनी रचनात्मकता पर हावी होने नहीं दें। लेकिन इस समय तो हिंदी साहित्य संसार में हाँ ऐसी हालत है कि जैसे नाचने के लिए कोई आंगन ही नहीं बचा है, मतलब जी आपकी उस चहलकदमी के लिए, आपकी उस रचनात्मक प्लेफुलनेस के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि आप अपने उन 10-12 लोगों के गिरोह से बाहर नहीं जा सकते, फिर आप अपने उस इलाके से बाहर नहीं जा सकते, फिर आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है कि इस समय हिंदी संसार में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर पुलिस बनकर, वो एक दूसरे के ऊपर जो पुलिस गिरे करके सभी को, मतलब एक तरह से बहुत सीमित कर दिया है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। बाकी बाकी ये तुम कहो। हम्म जी मोनिका, कुछ बातें हैं। मुझे हम्म ऐसा लगता है कि किसी एक विद्वान ने कहा भी है कि एक हम्म कवि के पास अगर हम्म किसी एक अंग को कह दिया जाए कि सबसे ज्यादा वो कौन सा प्रभावी अंग होना चाहिए, तो मैंने हम्म कहीं पढ़ा था, किसी हम्म विद्वान ने कहा है कि उस कवि के पूरे शरीर में आंखें होनी चाहिए, हम्म यानी उसे यानी दर्शन करना आना वो चाहिए। बाबा फरीद वाली बात तुम कह रहे हो कि वो कागा सब तन खाइया जी जी मेरा। जी हम हम्म हाँ बोलो। हम्म तो देखने की जो चीजें हैं मोनिका, तो हम्म हमारे देखने पर अगर आप जाले डालेंगे कि नहीं, हम्म आपको किसी एक विमर्श में हमने आपको बिठा दिया है हम्म और
बिठा वो रहे हैं, मुझसे नहीं हम्म। पूछा जा रहा है, हम्म। मुझसे पूछा नहीं जा रहा है। और आपने मुझे बिठा दिया और कहा कि आपको इस चश्मे से आपको देखना है। तो मेरे जो मेरा दार्शनिक है, क्या दर्शन हम्म। में वर्ग होने चाहिए या वैसे विमर्श के समूह होने चाहिए? बिल्कुल ऐतिहासिक तौर पर देखें तो ऐसा होता ही है। मतलब जो दार्शनिक हाँ, होते हैं वो अपनी अपनी वर्ग चेतना से संचालित होते हैं। हाँ। लोग पर मतलब कहीं न बहुत सारे कहीं लोग हैं जी, जो फ्रांस के सार्त्र जैसे लोगों को बहुत ही बुर्जुआ बुद्धिजीवी बोलते हैं। हालांकि उसने जो जी, काम जी, जी। किया अपेरेंटली देखने में तो वो सर्वहारा वर्ग के पक्ष में लगता है, लेकिन जब उसका सूक्ष्म अन्वेषण किया जाता है तो ये हाँ, अक्सर पाया जाता है जब बारीकियाँ अ, खुलती हैं, कि बारीकियां जब कहीं न खुलती कहीं हैं उन्होंने हाँ, तो वो जी, उससे प्रभावित होता है, अपनी उस सामाजिक स्थिति से, अपनी उस हुँ, सांस्कृतिक अवस्था से वो प्रभावित होता है। तो ये हुँ, तो मैंने आपको इस तरह से हुँ, टोका था इस बात पर जब आप ये कह रहे थे कि वर्ग चेतना से हुँ, दार्शनिक मुक्त होता है। मुझे लगता है वो अपेक्षाकृत मुक्त हुँ, होता है, लेकिन ये उसके लिए एक बहुत ही हुँ, परिश्रम वाला और बहुत ही सजगता और हुँ, सतर्कता वाला विषय, जैसा कि तुमने हुँ, पहले कहा, वो उसी तरह से होता है। जी। हम्म। मुझे ऐसा लगता है मोनिका कि हम्म। एक दार्शनिक को ऐसी दृष्टि रखना चाहिए जिसमें हम्म। सब समाहित हों। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हिंदी की दुनिया के हिसाब से हम्म। मेरी दृष्टि में जाले डालने की कोशिश की गई। और हाँ। मैं आपको बताऊं कि ये जगह बहुत डरे हुए लोगों की जगह है। यहाँ लोग हाँ। डरे हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर पूरा इतना डरे हिंदी हुए हैं। साहित्य संसार, अगर अगर पूरा साहित्य संसार एक मनुष्य होता तो उसका जी, डायग्नोज ऐसे किया जाता कि ये लो सेल्फ एस्टीम से पीड़ित है। मतलब इसका आत्मसम्मान मुझे ऐसा बहुत कम लगता हो है गया है, स्वाभिमान कम है। हम्म। अ, मुझे ऐसा लगता है मोनिका कि एक हम्म। तूफान जैसी कोई चीज आ रही है और हम्म। हम हिंदी के दो दो चार चार छह छह लोग अपने अपने मैदान में खड़े हैं और एक दूसरे को कस के भींचे हैं कि हाँ। तुम मुझे उड़ने मत दो, मैं तुम्हें पकड़े रहूंगा। हम्म। तो हम्म। कविता के साथ इस तरह से नहीं चल सकता है। हम्म। रास्ता कठिन हो जाता है अपना, आप अलग कर दिए जाते हैं। हम्म। आपके साथ आपके हम्म। पास दो तरह के संकट आ जाते हैं। एक तो हम्म। आपको जो ब्राह्मणवाद है हिंदी कविता का, वो आपको हम्म। किनारे करता है कि भाई ये दलित जाति से आता है। हम्म। और दूसरा जो आपका दलित वर्ग है, जिस वर्ग से हम्म। आप आते हैं, वो कहता है कि नहीं भाई तुम अभिजात्य हो गए हो, तुम हमसे बाहर जा रहे हो। हाँ। तो ये हाँ, ज्यादा कठिन क्योंकि रास्ता है। क्योंकि क्योंकि उन्होंने भी तय कर रखा है हमें कि भाई जी, आपकी कविता में हाँ, उस तरह का जी, उत्ताप रहना चाहिए, उस तरह का की शुद्धता रहनी चाहिए, उस तरह का हम्म, रोष रहना चाहिए। यानी दोनों ही तरह की जो हाँ। श्रेणियां हैं वो आपकी रचनात्मकता को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। ये एक एक ये मित्र याद आ रहे हैं मुझे। हम्म। कई वर्ष पहले एक मित्र मिले थे। हम्म। वो मुझे आए थे समझाने के लिए। उस समय मैं छात्र संघ का महामंत्री होता था कानपुर में, यही हम्म। तकरीबन 17 वर्ष पहले की बात होगी। हाँ। तो उदित राज उस समय सांसद वगैरह नहीं थे। हम्म। बीजेपी के सामने उन्होंने सरेंडर अपना नहीं किया था। हम्म। तो उनका कोई असिस्टेंट आया था, परमिंदर। और हम्म। जहां तक मुझे याद है उसने गाजियाबाद के डीएम को थप्पड़ भी मारा था शायद। अच्छा। हो गया 5-4 साल हो गए जी। तो हम्म। मुझसे मिला था करीब 17 या 15 साल पहले। हम्म। तो मुझे विमर्श की सारी बातें बता रहा था। हम्म। पर वो मेरे एक सवाल का जवाब ना दे पाया। हम्म। तो हमारी मीटिंग उसी समय खत्म हो गई थी। हम्म। मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा था हम्म। कि मेरा मेरा दलितवाद हम्म। क्या मुझे एक ब्राह्मण के पक्ष में खड़े होने की, या जो एक उच्च वर्ग से आता है उसके दुख में, या उस पर अगर कोई अत्याचार हुआ है हम्म। और कहीं ना कहीं अगर मेरे बीच के किसी आदमी ने उस पर अत्याचार कर दिया, तो हम्म। क्या मुझे उसका पक्ष लेने की इजाजत मिलती है मेरे तो विमर्श में? तो फिर क्या कहा तो वो उस उन्होंने? बात का जवाब नहीं दे पाया। हम्म। नहीं, वो उतना अपडेट नहीं थे। उन्हें हम्म। लगा कि एक ये लड़का है, छात्र संघ से आता है, और जैसे कि छात्र संघ के चुनाव में होता है कि हम वोट इन्हीं सब चीजों में मांगते हैं, तो उन्हें लगा कि हम्म। सिंपल सी बात है, हम लड़के से कहेंगे और लड़का शामिल हो जाएगा हममें। यानी तो मैंने मुझे उनसे पूछा कि तुम्हारी आप बात सुनकर ये लग रहा है कि तुम कहीं ना जी, कहीं इन संघर्षों, इस टकराव के बीच में कोई मिलन बिंदु ढूंढने की कोशिश करते हो कि क्या हमारे जिनके साथ हम रहते हैं, जो अलग अलग वर्ग से आते हैं, अलग अलग तरह की सामाजिक लोकेशन से आते हैं, क्या उनके बीच में कोई मीटिंग पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
तो मुझे हाँ, जो समझ मनुष्यता आता है हम हम्म बतौर व्यक्ति, हम जहाँ पर खड़े होते हैं बतौर व्यक्ति, जो हमारा स्टैंडिंग पॉइंट है, या जिस जगह पर जहाँ पर हमारी चेतना, कविता की चेतना जहाँ पर हमारी काम करती है, जब हम हम्म कविता के भीतर जाते हैं, तो हम्म मुझे नहीं लगता है कि मैं उस समय मैं वीरू सोनकर भी नहीं होता उस समय। मुझे हम्म ऐसा लगता है कि पिछले 10-12 हजार साल से, या जब से पृथ्वी है, तब से मैं हम्म सब कुछ देख रहा हूँ। हम्म तो हम्म उस समय अगर आप मुझे बताएं कि मैं कानपुर से आता हूँ, या मेरी जाति हिंदू है, या मैं दलित हम्म से आता हूँ, तो ये कुछ हम्म नहीं आता है। कविता की चेतना में जैसे मैं जा रहा हूँ, तो हम्म हिंदी के जो मठाधीश हैं, या जो हिंदी का अंडरवर्ल्ड है, हम्म वीरू सोनकर के कविता लिखने की जगह को पहचान करके वो जगह मुझे क्यों नहीं दे रहा है? हम्म जहां पर मैं बतौर व्यक्ति खड़ा हूँ, या हम्म बतौर एक जैविकी के जिसके पास आंखें हैं, हम्म जहां से मेरे पास कविता आती है, या कविता के विषय मेरे पास खुलते हैं, हम्म वो जगह नितांत निजी है। हम यानी सभी कवि तुम उसी उसमें जगह के तो। एक जी। हाँ, तुम मतलब एक इसके समन्वयता की एक उम्मीद रखते हो कि हमारे बीच में कुछ जमीन ऐसी साझी भी रहनी जी। चाहिए जहां पर हम सब लोग जो है अपने मन मौज से भी और अपनी वैचारिकता के विस्तार से भी कुछ कुछ और चीजें कर सकें। हालांकि मुझे ये हम लगता लोग है थके कि हुए लोग हैं। जी। हाँ, हाँ बिल्कुल थकेले हम लोग लोग हैं। थके हुए लोग हैं। हम्म भारत की जो हमने 7-8 हजार या 5 हजार जो भी ज्ञात संस्कृति हमारी है, हाँ हम सब थक चुके हैं। हमें हाँ बहुत सारी चीजों में बांधा गया, हमें मुझे पुराण पता बताए है। गए, बहुत सारी चीजें बता दी गई। और अब ये हम्म समय आ गया है कि रिस्क लेते हुए हम हम्म कुछ चीजों को हटा के अलग रख दें, और अपने व्यक्ति होने की लड़ाई लड़ें। मुझे लगता है कि सामाजिक पृष्ठभूमि में भले ही ये अभी असंभव बात है, पर मुझे हम्म लगता है कविता में तो हम कम से कम ये बात कर सकते हैं। हाँ कविता हमारे लेकिन सोचने की जगह है मोनिका। हम यहाँ पर हाँ, अ, मैं तुम्हारी इस बात से दूसर दृश्य में सहमत नहीं देख हूँ। सकते। कि कविता में हमारी थोड़ी सी एक निजता की एक जगह ये होती हमारे है जो सोचने का हमको इलाका है। हाँ मतलब एक जी। निज स्थान है बिल्कुल। जहां पर हर किसी को ये अधिकार होना चाहिए कि वो उसमें जिस तरह से चाहता है अपनी रचनात्मकता के कुछ आयाम पाना चाहता है तो उसको ये आजादी हो। बल्कि मुझको ये जी। बात खैर तुमने अपने साहित्य संसार के लिए इस समय ये बात प्रासंगिक लगती है, क्योंकि मुझे जितने सालों से 10 साल से यानी कि मैं देख जी। रही हूँ, मुझे लगता है कि सब लोग सभी तरह का खेल जी। खेल चुके हैं। जी। जी। मतलब ये कोरोना काल से पहले हम्म। भी सभी लोग सभी तरह से की टकराहट को हम्म। अनुभव कर चुके हैं। गांव की शहर से, ये गांव का कवि है, ये शहर का हम्म। कवि है, ये अभिजात्य वर्ग है, बिल्कुल ये बिल्कुल। वर्ग है, और फिर उसके बाद ये सीनियर जूनियर भी ये हैं। प्रोफेसर वाया कवि है, हाँ या। प्रोफेसर वो जी। तो मुझे लगता है कि हाँ। इस समय ये एक बहुत ही ऐसी मतलब कोरोना से पहले भी मुझे ऐसे लगता था, लेकिन कोरोना काल में क्या होता है ना कि उससे पहले तो लोग कार्यक्रम में जाते थे, तो कोई भी कार्यक्रम इस तरह से तो प्रसारित नहीं किया जाता था कि सभी को सुनने के लिए मिल रहा है। जी। अब जैसे कि हमें नहीं पता चलेगा हाँ कि हाँ। कृष्ण कल्पित जयपुर में किसी समारोह में क्या बोले, लेकिन हिंदी कविता के पेज बिल्कुल। पर वो एक आज घंटा पता क्या चलता है बोले हमें। वो हमको उपलब्ध है। मैंने जी। जी। करीबन जी। सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे लाइव जो करीबन एक घंटा बिना किसी औपचारिकता के जो हमारे हिंदी के लेखक लोग बोले हैं उसको मैंने अटेंड किया है। जी। और मुझको ज्यादा सूक्ष्मता से उनकी आशंकाएं और उनके विरोध और उनकी 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 महानता, उनकी उनकी नाराजगी, उनकी जी। क्षुद्रता कुछ ज्यादा समझ में आई है। तो मुझे भी ऐसे लगता है हाँ। कि लगभग सभी तरह के खेल जी। की आजमाइश हिंदी साहित्य संसार में हो हो चुकी चुकी है। है और हो कोरोना रही है। कोरोना काल ने हाँ। हाँ मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था को या सामाजिक अन्याय को ही एक्सपोज नहीं किया हम्म। है। मुझे लगता है कि कोरोना काल हिंदी साहित्य के कोरोना लाइव काल ने हिंदी साहित्य को भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज कर दिया है। और शायद हम इस तरह से इस बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां से हम भी अपने आप को रीडिफाइन कर सकें कि हमको कितना इन खेल में रहना है और कितना अपनी रचनात्मकता की जो प्रतिबद्धता है
उसके साथ खुद को बांधना है। बाकी तुम बता सकते हो कि तुम्हारा क्या हाँ, अनुभव इधर रहा इन। हम्म। जी, इधर मोनिका मैंने भी कुछ लाइव देखे हम्म। और मुझे लगा कि कुछ बहुत जरूरी बातें होंगी, हम्म। या जैसे अंबर और आपकी बात हुई हम्म। तो उसमें तो मुझे कुछ अच्छी बातें मिल गई हाँ। और लगभग लगभग पूरी बातचीत अच्छी थी। हम्म। पर मैंने उन्हें देखा जो हम्म। हिंदी के दिग्गज होते हैं हम्म। या प्रोफेसर होते हैं हम्म। या बड़े साहित्यिक संस्थानों में रसूखदार हस्तियां हैं, या जिनका नाम मैंने हिंदी कविता में पहला कदम रखते ही मैंने ऐसे सुना था कि ये ईश्वर मूर्तियां हैं हिंदी कविता की। हम्म। तो मैंने देखा कि ये लोग इतना डरते हैं, इन्होंने फॉर्म पर बात करना नहीं सीखा है, हम्म। कविता की फॉर्म पर ये बात नहीं करते हैं। हम्म। इनके पास एक वध का हथियार है। हम्म। ये भाषा को लेकर के आते हैं और हम्म। कहते हैं कि ये बाहर से आए कवि हैं हम्म। और इनकी भाषा में ये कमियां हैं और इनका वध करते हैं। लेकिन ये फॉर्म और कंटेंट का जी डिबेट तो एक दूसरे के साथ जुड़ा ही होता है ना वीरू, ये अलग तो नहीं होता। आपकी हाँ, भाषा पर ही ये चर्चा आपकी नहीं करते फॉर्म हैं। को बनाती है। हाँ हम्म। जी। और उसके अलावा मैंने एक बात और देखी हम्म। कि ऐसा कोई भी लाइव, मेरे ख्याल से 90% लाइव में ये हुआ कि हर व्यक्ति के पास 2 या 3 नाम थे जिन्हें हम्म। वो भरसक कोशिश करता रहा कि ये समूचे हिंदी कविता के परिदृश्य पर यही सुपरस्टार हैं हमारे, हम्म। और यही कविता जानते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। उसमें भी तो ये भी एक उसमें भी इलाके की नाकाबंदी जो था वो उनका मुख्य एक हाँ फैक्टर था ये तय भाई, करने में। भाई जो हम्म। लाइव कर रहा है, हम्म। अगर वो किसी इलाके से आता है, जैसे वो हाँ। राजस्थान से आता है, हाँ। तो सबसे पहले तो हिंदी के 3 नाम बता देगा जो कि उसके हिंदी के मित्र 3 हैं, युवा जो हैं। उसके मित्र हैं और बिल्कुल, उसका जो सोशल लड़ाइयों सर्कल में है। उसके साथ शामिल रहे हैं। हाँ, जो आने हम्म, वाले विवादों में भी उसका पक्ष लेंगे। ना केवल जी गुजर जी। चुके अधिकतर बल्कि। तो 9 बजे के बाद के विवाद होते हैं। जी, हाँ। हाँ। अधिकतर विवाद तो 9 बजे के बाद के होते हैं और उसकी हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम्म। विवाद काफी अशोभनीय भी हो चुके हैं पिछले साल 2 साल 3 साल में। हम्म। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम्म। अगर कोई एक कवि आ रहा है, हम्म। अगर वो महाराष्ट्र से है, तो हम्म। सबसे पहले तो महाराष्ट्र के 2-3 हिंदी कवि लेकर के साथ में चलेगा। क्योंकि उसे उसको डर है महाराष्ट्र कि को शायद नाराज हिंदी नहीं की, करना है, क्योंकि रहना उसको महाराष्ट्र में है हाँ, बाद में, तो उसको उसे ये डर लगता महाराष्ट्र। है कि हम्म। जब कभी मुख्य धारा में मैं पीछे छूटने लगूंगा तो हम्म। मुझको ये मेरे 3 सिपाही संभाल लेंगे। हाँ। अच्छा, उस जब वो अपने इलाके के 3 नाम ले चुका होता है, हम्म। तो वो पूरे हिंदी का जो एक समूचा संसार है हमारा, 50 साल के अंदर वाले हम सभी जितने भी कवि हैं, हाँ। उनमें से वो 3 नाम निकालेगा हाँ। और वो 3 नाम 27 नामों पर भारी बना करके बिठा देगा कि भाई ये हम्म। हैं। हम्म। तो इस पर ये मुझे लगता है कि अगर मैंने कहा कि हिंदी साहित्य अंडरवर्ल्ड में बदल गया है, तो ये गलत हम्म। नहीं है। हम्म। या मैं, या मुझे इलाकों में बांट देने से मोनिका, मेरे अंदर यानी फिर। संवेदनाएं हैं, मैं दलित कवि हो हम्म। सकता था, हम्म। मैं दलित कवि हो सकता था और मैंने दलित कविताएं लिखी हुई हैं। हम्म। हम्म। अगर आप 5 साल पहले अगर आप जाके देखें तो मैंने हम्म। दलित चेतना कविताएं लिखी हुई हैं। हम्म। पर आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे इलाका देने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं यानी कुल मिलाकर और जो मुझे अंततः समझ में आ रहा है वो ये है कि हिंदी साहित्य संसार में ईमानदारी की बहुत भयंकर कमी है। एक नैतिकता भी गायब हो गई है। पहले हम्म। हम अगर कुछ करते थे तो हम थोड़ा शर्मिंदा नहीं, होते थे, लेकिन डरते थे लेकिन कि नैतिकता चार, की हाँ नैतिकता की सौगंध तो बहुत ज्यादा खाई जाती है यहाँ पर। मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। एक तरफ कविता को लेकर इतनी जी दीवानगी दिखाई जाती है कि कविता ये होती है, कविता वो होती है, लेकिन उसी तरफ बिल्कुल। मैं देखती हूँ कि जब आप नाम लेते हैं तो वो नाम जिनके ले रहे होते हैं वो उसका कोई आपस में कोई तादात्म्य कई बार दिखाई नहीं देता है। तो हमको ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग अपनी वैचारिकी में कुछ और हैं, लेकिन जब उनको शिनाख्त आप करनी है तो वो एकदम से वो पक्षपाती हो जाते हैं, और कभी इलाके से, कभी राज्य से, और कभी अपनी निजी संबंधों से जी संचालित होने लगते हैं। तो जी, मतलब ये। कुंठाओं से भी। हाँ, कुंठा कुंठा जी बिल्कुल एकदम। हाँ और जी, कुंठा, कुंठा हमारा मूल स्वर है इस समय। अगर हाँ। हम 10 कविताओं को देखेंगे तो हम्म। उसमें 2-3 कविताएं आपको ऐसी दिख जाएंगी जो व्यक्तिगत हम्म। प्रहार करते हुए किसी और कवि के ऊपर लिखी गई है, मुझ पर भी लिखी गई है, मुझ पर भी तो, जातीय तो टिप्पणियां की तुम गई। तुम भी तो हाँ लिखते हो, जी, मेरी और अंबर की कविताएं छपी थी तो तुमने भी तो लिखी थी कि ये कवियों के हाँ, लॉट। वो मेरे मन में उस समय नाराजगी थी। जी, हाँ। वो मेरे मन मतलब। में और। ऐसा था कि उस समय नरेंद्र मोदी
आपकी जो सरकार है, मुझे ऐसा लगा था कि हमारे पास मैं अंबर की कविता की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपकी कविता भी मेरे लिए बहुत सम्मान की चीज है। पर मुझे कहीं ना कहीं उस समय ऐसा लगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। हम एक सत्ता हमारे ऊपर इस तरह से अत्याचार कर रही है, लेखकों को गोली तक मार दी जा रही है, और हम ये कर क्या रहे हैं। तो वो लेकिन खैर लेकिन अपने थोड़ा सा लिए तो मैं हर बार अपने सही भी लिए नहीं होता हूँ। हाँ, लेकिन अपने लिए तो आप ये मैं हर गुंजाइश बार सही चाहते भी नहीं हैं हो ना सकता हूँ। कि कविता में एक स्वतंत्र जी इलाका होता है, तो ये बात दूसरों पर भी जी लागू होती है कि वो भी बिल्कुल। एक मैंने एक क्या समय कहा कि में, मैं हाँ, कि एक समय में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। हम एक उस जब मोनिका किसी देश देश में युद्ध चल रहा होता है तो कुछ लोग प्रेम भी कर रहे होते हैं। जब बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल लोग प्रेम में होते हैं तो कुछ लोग डकैती कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग कुछ का कत्ल भी कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह बिल्कुल से जिस मनुष्यता की तुम अभी तक इस सत्र में बात करते रहे हो, वो मनुष्यता हमें जी उतनी दूसरों को भी अलाउ करनी चाहिए जितनी मनुष्यता हम बिल्कुल दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। हालांकि मोनिका मैं उस मोनि तरह की हाँ रिएक्शनरी पोइट्री को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन वो तो मैंने ऐसे ही तुमको जी थोड़ा छेड़ने के अ, लिए मेरा क्या और ये बात को लाने के मेरा लिए मुझको ऐसे जी लगता है जी कि जी रिएक्शनरी पोइट्री की भी अपनी बहुत जगह होती है। वो उसमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें निकल हाँ कर आती हैं और रचनात्मकता का जी। स्वागत करना पर कहीं ना चाहिए। कहीं एक हम्म कहीं ना कहीं ना कहीं हमें एक सीमा भी हल्की सी रखनी चाहिए कि हम्म हमें दुनिया देख रही है। हम्म अच्छा, एक बात और हम्म कि मैं अगर आप 2014 से पहले का अगर आप सीन देखेंगे हिंदी कविता का, तो उसमें हम्म आपको एक नाम अनुपस्थित मिलेगा, वो मेरा नाम है। हम्म तो आप सोचिए कि 5 साल में हम्म एक कवि जो अकादमिक इलाके से नहीं आया है, हम्म या जिसने हिंदी में पीएचडी नहीं की है, वो हाँ उसके समझने की रफ्तार पर आपको थोड़ा सा यकीन करना पड़ेगा कि वो मूर्खताएं कर सकता है। हम्म बिल्कुल गलतियां हो सकती हैं मुझसे, नहीं, पर और वो वो तो गलतियां होती आखिरी हैं। गलतियां होंगी, डिसीजन अपना कि वो मेरी हाँ गलतियां आखिरी गलतियां होंगी, और गलती हम्म से सीखना ही हमारा अच्छा, एक बात और है कि हम्म हम इस 5-6 साल में हिंदी की दुनिया में जो मैंने एक बात सीखी है, वो ये है हम्म कि हमारे बटन स्विच ऑफ और ऑन करना बहुत आसान है। आप हाँ हिंदी में कोई एक पुरस्कार अनाउंस कर दीजिए, हाँ उसके बाद देखिए हमारे समूह में, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, हमारे नहीं समूह में करो हड्डी तुम। जैसी चीज छोड़ दी जाती है, हम्म और जिसे वो हड्डी मिल गई वो हम्म तो लेके भाग गया। हम्म बाकी जो बचते हैं, आप उनके चेहरे गौर से देखिए। हम्म मोनिका, हम आप बात करते हैं तो हम लोग दीर्घ अभ्यास एक शब्द प्रयोग करते हैं आपस की, जब हमारी आपस की बात होती है। हाँ कि आपने कई बार बिल्कुल। कहा कि वीरू मैं दीर्घ अभ्यास करती हूँ, मैं लोगों को गौर से देखती हूँ। हम्म तो ये गौर से देखना, हिंदी हिंदी का चेहरा, जो हिंदी के तथाकथित जो मुख्य धारा में शामिल लोग माने जाते हैं, इनका चेहरा देखना बहुत निराशाजनक रहा मेरे लिए। हम्म तो थोड़ा सा जिद भी है, थोड़ा सा एक ऐठ है कि मैं आपके दिए इलाके में नहीं रहूंगा, मैं तो खुले मैदान में दौड़ूंगा। हम्म तो हम्म अब इसे ऐसे ही देख सकते हैं हम्म कि जो मेरी मेकिंग हुई है, या हाँ जो नया नया जब लिखना शुरू किया था, तो खारिज करने के जिस तरह के टूल्स मेरे ऊपर आजमाए गए, या जिस तरह से कहा हम्म गया कि तुम भाई कहाँ से आ गए, तुम हमारे बीच के नहीं हो, हम्म तो एक स्वीकार्य का जो दुख होता है, हम्म हालांकि स्वीकार्य किसी से चाहिए नहीं, पर हम सभी अपनी अपनी, कहीं ना कहीं हम कमतर मनुष्य होते हैं भीतर से, कहीं ना कहीं मुझे दुख होता बिल्कुल है कि जो स्वीकार एकदम। मिलना चाहिए था मुझे, वो नहीं मिला। हम्म मेरी किताब आई थी, उसके हम्म टाइटल को लेकर के काफी आरोप लगे, कई लोगों ने उसे व्यंग में लिया हम्म कि ये सांड जैसा शब्द क्या होता है। लेकिन तो ये ये तो बड़ी वही अजीब बात चीज हुई है, ना कि कवि आप को कौन बताएगा कि वो इसका क्या मतलब लिखेगा। आप उस शास्त्रीय परंपरा में जो एस्थेटिक्स सेट किए गए हैं, आप उसी से संचालित होकर हम्म, चलना चाहते हैं कि आपकी आपके शीर्षक में मोर हो सकता है, मैना हो सकती है, चिड़िया हो सकती है, हाँ, गाय हो तो और भी अच्छा है, लेकिन धूप हो सा सकती है, धूप हो, धूल है, लेकिन सड़क है, ये सब हो जाए जी, लेकिन उसमें मतलब सांड पर नहीं हो सांड नहीं हो सकते। सकता, तो मुझे, सांड नहीं हो सकता। हाँ, तो मुझे और लगता है कि इसका एक बड़ा रोचक किस्सा था हम्म जी। हाँ बताइए। मोनिका, इसका एक बड़ा रोचक किस्सा है। हम्म मैंने आपको कई बार निजी बातचीत में बोला, और ये चूंकि सार्वजनिक बातचीत हो रही है, तो मैं सोचता हूँ ये बात कह दूं। हाँ हाँ कुछ आपने भी। जैसे भी अंबर आर पांडे और हम्म अपनी कविता का आपने जिक्र किया कि मैंने हम्म उसके विरोध में कविता लिखी थी, हम्म पर उसके साथ में एक और सीन मेरे साथ हुआ था। हम्म
हम और आप और एक और हमारे हिंदी के कवि, साथ में हम 3 लोग बैठ के बात कर रहे थे। हाँ। और मैंने उन कवि से, चूंकि वो मुझसे 20 वर्ष पुराने हैं, हालांकि हम उम्र हैं पर 20 वर्ष पुराने, मैंने उनसे धीरे से पूछा कि भाई मेरा संग्रह आ रहा है और क्या मैं मेरी राशि का अधिपति एक सांड है, ये शीर्षक रख सकता हूँ? तो उन कवि मित्र ने मुझे जैसा रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि अरे आप ऐसे कैसे आ सकते हैं, आप इस तरह से आप शीर्षक रखिए कि कविता की पहली किताब, ये ऐसा कैसे टाइटल है, लोग बड़ा हंसेंगे। और मोनिका, मैं आपको सच बताऊं, मैंने आपसे उसके बाद काफी देर तक बात की, पर कहीं ना कहीं मेरे भीतर ये बात आ गई थी कि इतने वर्षों में एक तो ले दे करके टाइटल मिला मुझे, और उस पर भी पहले व्यक्ति से मैंने पूछा तो ये रिस्पॉन्स आ गया। पर उस समय मैं और विहाग वैभव उज्जैन जा रहे थे कविता पाठ करने। हमारे उज्जैन के कवि हैं तो नीलोत्पल। उनके घर पर जी नीलोत्पल भाई हमारे, तो उन्होंने हमारा कविता पाठ करवा रखा था। तो वो कविता पाठ खत्म करने के बाद जब हम लोग अगले दिन चल रहे थे, तो ये हुआ हिंदी की दुनिया में एक धमाका हो गया था कि मोनिका और अंबर की कविताएं आ गई, गुदा कविताएं। तो वो तो एक आक्रोश मेरे मन में जो आया वो तो अपनी जगह पर था, पर एक बात मुझे खटक गई कि ये लोग रिस्क ले रहे हैं। मोनिका और अंबर, खासकर मोनिका ने रिस्क लिया मैंने रिस्क कि नहीं ये लिया मुझे था, लिखना है और मुझे कोई रोक नहीं सकता है। हाँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मैं कवि हूँ, मुझे कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल। और बाद में सदा नीरा ने जो 2 लाइन का जो स्पष्टीकरण दिया था आप लोगों का कि भाई कवियों ने कहा है कि हमें कोई बता नहीं सकता कि हम क्या लिखे हैं। हाँ। तो मोनिका आप वो समय था, ट्रेन में मैं विहाग के साथ बात कर रहा था, अचानक से मेरे मन में आया कि नहीं, मेरी किताब का शीर्षक तो यही होगा, मेरी राशि का अधिपति एक सांड है। बिल्कुल, हमारी टूटती रचनात्मकता, है, टूट जाए। हमारी क्रिएटिविटी को हमको ये जी अलाउ नहीं करना चाहिए कि उसको कोई इतना कंट्रोल कर ले। ठीक, हमको जी हमारा टाइटल, हमें खुद को 1 साल बाद बुरा लग सकता है, तो मैं खुद उसकी निंदा कर बिल्कुल, दूंगी। वो अगर वो वो मेरा अपना उपयुक्त डिसीजन नहीं है। है, हाँ मैं खुद ही उसकी आलोचना कर हाँ दूंगी। कभी बहुत ज्यादा मन करेगा तो जी उसको खारिज भी कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मुझ पर, मेरी रचनात्मकता पर ऐसा प्रभाव नहीं होना चाहिए कि जिससे मैं अपना जी खुलकर, एक ही तो छोटी सी दुनिया है क्रिएटिविटी की जहां पर हम इतनी आजादी से बिल्कुल जी सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभिव्यक्त जी कर जी सकते हैं, अपने बंधनों को तोड़ सकते हैं, अपनी मानसिक जड़ता से निवृत्त हो सकते हैं। तो उस जगह को मुझे लगता है हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल खुलकर अपने आप को एक मौका देना चाहिए। मुझे इसीलिए, मैं कई बार ऐसे कुछ दोस्तों से बात होती है तो मुझे लगता है कि जैसे हिंदी कविता को और आजाद होना चाहिए, वैसे पूरी कविता को ही आजाद हम्म, होना चाहिए। देखो ना, बिल्कुल बिल्कुल, जितने सिर्फ हिंदी आजाद की नहीं सभी कलाकार, जगह हाँ, की। आजाद लेखक जो होते हैं वो कैसे, उनका एक कैसी वैश्विक, उनका एक आकर्षण होता है। हम अगर, जैसे हम्म, वो जो मैक्सिको की, अगर हम फ्रीदा कालो की अपने उसके स्वचित्र ही देखते हैं, जी हमको जी क्यों क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसने अपनी उन सारी चीजों को तोड़ा, इसलिए वो हमको अपील करती हम्म, है। हम अपनी कविता में, हम्म, अपने अपने साहित्य लेखन में उतने आजाद नहीं हैं। हम अपने भीतर नहीं कमरे में अकेले बैठे हुए भी मैंने देखा है कि हम उन सारे आलोचकों, पाठकों, प्रकाशकों और भविष्य में होने वाले हमारे पाठकों तक के बारे में कई बार सजग होते हैं। और मुझे लगता है कि एक लेखक को, एक कलाकार को इससे थोड़ा मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए और कविता को बहुत बहुत आजाद होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है जैसे अभी भी हम बिल्कुल लोग उसकी आजमाइश भर कर रहे हैं, हम उसको उसको क्योंकि पूरा कल्चर जो है वो हमको इस तरह से बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर। तुम हाँ तुम अपनी जी उस आजादी, उस अपनी उस आजादी का शायद बहुत सम्मान करते हो, और तुम चाहते हो कि बिल्कुल तुम्हारी ये आजादी ना तो वर्ग से आने वाली आलोचना, ना ही किसी खास आलोचक वर्ग से आने वाली उससे प्रभावित की जाए। तो इस बात की तो मतलब प्रशंसा ही की जा सकती है। तो मैं प्रशंसा ही करती हूँ कि तुम में इतना साहस है, और ये वाकई एक तरह का इंट्रोस्पेक्शन है, एक तरह का आत्मावलोकन है कि तुम साहित्यिक आजादी को किसी भी तरह से खोना नहीं चाहते हो, और उसको किसी के जी पास
गिरवी नहीं रखना चाहते हो, ना ही गिरोहों के बीच में, ना ही आलोचकों के बीच में, और ना ही पाठकों के बीच में। गिरोह कुछ नहीं करते हैं, गिरोह केवल अपने आप को बचाए रखने की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम्म। और इससे हिंदी या हिंदी साहित्य का कोई हम्म। भी भला नहीं होना है। हम्म। गिरोह गिरोह बेकार चीज होते हैं मेरे लिए। हाँ। अ, गिरोह के पास तीन चार लोग होते हैं और हम्म। उन्हें घूम फिर करके उन्हीं के लेखन के आसपास को हम्म। खड़ा करना है, भले ही वो हम्म। खड़ा ना हो पा रहे हो। हम्म। हम्म। और हाँ। कल्चर की जैसे आपने बात करी मोनिका, हम्म। तो कल्चर कल्चर के आने का तरीका आप देखिए। हम्म। कल्चर आता कैसे है? हम्म। कल्चर पुराणों और प्रसंगों और जो कथाएं हैं, जो जनश्रुतियां हैं, हम्म। उनकी पीठ की सवारी करके कल्चर हम तक आता है। हम्म। हम जब पैदा होते हैं तो हमें बताया जाता है हम्म। कि भाई आप ऐसी जगह से आ रहे हैं, और हम्म। आपका जब विवाह होगा तो आपको ये काम करना है, हम्म। या आपके घर में इस तरह की पूजा होगी, हम्म। या आप एक हम्म। लड़की हैं तो आपको ऐसे रहना है। हम्म। बतौर व्यक्ति जीना तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने अभी तक सीखा नहीं है। और इससे अच्छे एकदम तो हम मुझे तब थे तो जब हमारे पास भाषा नहीं थी। बिल्कुल मुझे लगता है कि देखो, हमको अपने हम्म, परिवारों में इसलिए कई बार घुटन होती है कि वहां बहुत तंग माहौल है, जहां पर नौकरी बिल्कुल। करते हैं हम्म, वहां भी लगता है कि मन की बात नहीं कह पा रहे। तो ये कितनी ट्रैजिक बात है कि हमको अपनी लिटरेरी कम्युनिटी में भी ऐसा लगने लग जाए कि हम एक हद से बाहर की बात नहीं कर सकते, हम मन चाहे दोस्त नहीं बना सकते। हम्म, तो मुझे लगता है कि इस समय बिल्कुल। हिंदी साहित्य संसार में लोगों ने अपनी निजी आजादी, अपनी अपना व्यक्तित्व, अपनी हम्म, व्यक्तिगत जो उनकी पसंद नापसंद है, वो उसको उसको खतरे में डालकर या उस पर समझौता करके कुछ अलग ही तरह की निष्ठा और अलग ही तरह की एक कम्युनिटी हम्म, लिविंग बना रखी है, जो मुझे लगता है उनके व्यक्ति को तो जो प्रभावित करती है सो करती है, उनकी रचनात्मकता को भी बहुत प्रभावित करती है। तो शायद आने वाले टाइम सी में ये जी। जो कोरोना काल में हम्म, मुझे लगता है सबको मौका मिला है हम्म, अपनी भड़ास निकालने का, जी। अपने विचार प्रकट करने का। और इसमें मतलब इन सारे जी। समीकरणों को तय करने में सोशल मीडिया का जो ऑन स्लॉट है, उससे भी मुझे लगता है कि जी। साहित्य के संसार को और साहित्यकारों की दिशा को भी काफी एक सामग्री मिली है, एक उत्तेजना मिली है, जिसको वो अपनी बाद में मनचाही दिशा में हम्म, उसको उसको परिणित कर सकते हैं। बाकी अ, हम आशा पहले ये भी देखना पड़ेगा हमारे पास कितना टाइम जी। हो गया। मैं एक मिनट। समय। हाँ, अभी, हाँ ठीक है, अभी मुझे लगता है हम 5-7 मिनट और बात कर सकते हैं। हाँ, आ, उत्तेजना हाँ, से मोनिका मुझे कुछ चीजें कहने का मन हो रहा है जरूर। कि हम लोग उत्तेजना प्रेमी लोग हैं। बहुत। हमारा जो हिंदी का जो चेहरा हम्म। है, हम्म। आप आप एक खास तरह की कविता आप लिख दीजिए, हम्म। और अगर वो वायरल हो गई, हम्म। आप उसके बाद चुपचाप देखिए कि हम्म। हमारे हिंदी के सारे कवि हम्म। ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं भी इसी चीज पर ऐसे ही और अच्छी कविता लिख लूंगा। हाँ। हम्म। हम्म। गुदा कविता के उत्तर में, हम्म। जहां तक मेरी निजी जो समझ है, हम्म। 100 से ज्यादा कविताएं लिखी गई थी। हम्म। या जैसे हम उत्तेजना में आ जाते हैं कि इस समय हम्म। मई 2014 के बाद का जो समय चल रहा है, हम हम्म। उत्तेजित हैं हम्म। कि हमें राजनीतिक प्रतिरोध की कविताएं लिखनी है। मैं भी लिखता हूँ, हम्म। हम्म। पर हम कहीं ना कहीं उसमें कुछ शब्द उठा लेते हैं। हम्म। सत्ता, हम्म। तानाशाह, हम्म। और विद्रोह, हम्म। बगावत, हम्म। अस्मिता, हम्म। और नागरिक अधिकार, संविधान, हम्म। सहिष्णुता, असहिष्णुता, हम्म। हिंदू मुस्लिम, हम्म। जुनैद, पहलू, पहलू खान। और उसके बाद होता क्या है, हम्म। हम इतनी औसत कविताएं लिख करके और बार बार इन शब्दों को उसमें इतना हम घिस देते हैं कि कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से दरिदा ने बात कही थी कि शब्द अपना अर्थ खो रहे हैं। मुझे ज्यादा हम्म। समझ नहीं है, हम्म। मैं नाम लोगों के भूल जाता हूँ, कोटेशन याद रहती है। हम्म। तो मुझे लगता है कि हम इतने उत्तेजित लोग हैं कि हम्म। हम अपने शब्दों को कविता में संयमित होकर नहीं, हम जिस बात को एक कविता लिख करके कह सकते हैं, लेकिन तुम उसे ये भी तो कहने के देखो लिए ना, हम जो 50 कविता भी लिख जो सकते उन हैं। जी। बीच में जो नहीं लिखता है उस पर दूसरे लोग शक भी तो करने लगते हैं
ये भी तो हमारे संसार की, हमारे समाज की एक बात है कि भाई उनका शक आपकी, जायज है, हाँ, कि आपकी उनका शक संवेदन जायज है। कैसे। जो लोग नहीं लिख रहे हैं, हम्म। जो लोग नहीं लिख रहे हैं, आप उन हम्म। कवियों को के ऊपर अगर आप नजर रखेंगी तो उनकी हम्म। पूरी वॉल, अब हिंदी हम्म। साहित्य में मुझे लगता है कि फेसबुक वॉल को गंभीर जगह मान लिया जाना चाहिए कवि की प्रोफाइल चेक हाँ। करने के लिए। हाँ, किताबों उसको से भी मतलब मूल्यांकन कर उसका, सकते हैं और किसी कवि हाँ, का उसकी वॉल पे भी जाकर के उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि बल्कि वो उसके बंदा क्या उसके लिख रहा है। उसका अपना घर हो ना हो, हाँ, लेकिन उसके फेसबुक का 5 मरले का घर जो है वो मान हाँ, लेना मकान चाहिए। जरूर होता है हाँ। और बहुत बार वो उस मकान से हम्म। किसी और को झाँक के देखता नहीं है। अच्छा, तो हाँ। मैं कह रहा था कि जो लोग बिल्कुल चुप हैं, हम्म। जो बिल्कुल चुप हैं, हम्म। जिनके पास अगर देश में बम फट गया या हाँ। देश में कोई दुर्घटना हो गई या हम्म। सरकार ने किसी कवि को अरेस्ट कर लिया, हम्म। उनके पास सच में मोनिका क्या कोई जुबान नहीं है? क्या वो भाषा अपनी भूल गए? उन्हें हम्म। सिर्फ एक चीज आती है कि मैं कविता लिख रहा हूं और मैं हम्म। कविता लिख करके मेरी किताब आ रही है और मैं हम्म। उस किताब का चाहता हूं कि फला व्यक्ति फला शहर में रहता है, उसने मेरी किताब 101 कॉपी खरीद ली, हम्म। या मेरी किताब को हिंदी के 4 कवियों ने 40-40 कॉपी खरीद ली है। तो मैं हम्म। सोचता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके पास एक शब्द नहीं है अपनी समकालीनता में, आप केवल कविता लिख रहे हैं। हम्म। आप कुछ नहीं बोल सकते क्या? कितने बड़े बड़े हिंदी में विवाद हुए हैं। हम्म। मौजूदा सत्ता ने कितनी चीजें ऐसी की हैं जिस पर हमारा बोलना बहुत जरूरी था। तो हम्म। मेरा साफ मानना है कि जैसे आपने कहा कि वो लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये चुप हैं, तो हम्म। मैं कहता हूँ कि उन्हें कहना चाहिए कि हाँ, हम्म। ये चुप्पी गलत है। नहीं, वो चुप्पी मैं उनके नहीं, साथ हूँ, जो वो लोग कहते हैं कि चुप्पी ये चुप हैं। आप, वो चुप्पी नहीं होकर फिर वो स्वार्थ हो जाता है ना। बात तो निकल कर ये आती है कि हम एक बहुत ही अपना सीमित सा स्वार्थ हम्म, साधने के लिए यहाँ विचरना चाहते हैं। तो मुझे हम्म, लगता है तुम उस बात पर एतराज कर रहे हो कि वो हमारी जो जी, चुप्पी है वो इस वजह से भी होती है कि हम मगन हैं, मतलब खुद में मस्त हैं। और एक धारा वो भी चलती है हिंदी में, जिनको लगता है कि हम्म, वो एक बिल्कुल निरपेक्ष होकर इस इन सब चीजों से, इन एक बहुत तात्कालिकताओं एक से जीना। हाँ। हाँ, बोलो बोलो। एक बहुत उबाऊ सा डायलॉग है कोई बात नहीं, कि आने हम दो। अपनी बात लिख के कहेंगे। एक हाँ। बहुत उबाऊ डायलॉग है कि मैं हम्म। हम अपनी बात लिख के कहेंगे, लिख के यानी हम अपनी कैसे बात लिख कविता के। में कहेंगे, अच्छा। हम्म। हम अपनी बात कविता में कहेंगे। और हम्म। कविता लिखेंगे किस पर? हम्म। प्रेम पर। हम्म। प्रेम पर लिखेंगे या और ऐसे विषय हैं जिसमें सत्ता के गलत कामों के लिए हमारे पास एक शब्द तक नहीं है हम्म। और हम चाहते हैं कि मौजूदा सत्ता से कोई पुरस्कार हमें मिल जाए। हमारे जो एनजीओ हैं या जो हम काम करते हैं, हमारे जो और हम्म। संस्थान हैं, या हम्म। हमने अगर कोई समूह बना लिया है तो उसकी फंडिंग हो जाए, हम्म। या अगर किसी प्रदेश में मौजूदा पार्टी जो सत्ता में है उसकी हम्म। सरकार है तो मुझे वहां से इनविटेशन मिल जाए, इसलिए मैं चुप्पी साधे रहूंगा। तो मुझे यानी ये कि, सोचना है, यानी हिंदी मैं पूछना लेखकों की चाहता जो हूँ कि ऐसा प्रतिबद्ध, क्यों है? मतलब इसका मतलब तुम जी, ये कहना चाह रहे हो कि हिंदी लेखक की प्रतिबद्धता जो होती है वो साहित्य से और सत्य के अन्वेषण संदेह से में नहीं है। होती है। वो मतलब दूसरी अन्य चीजों से, अन्य जुड़ी हुई चीजों से होती है, जिसकी वजह से फिर वो पूरा का पूरा कम्युनिटी ही संदिग्ध बन जाता है। जबकि इस समय हमें लगता ही है कि हम सब उस संदिग्धता में ही जीते हैं। मुझको तुम पर शक है, तुम्हें उस पर शक है, उसे उस पर शक है। मुझे लगता है कि हिंदी लिटरेरी कम्युनिटी एकदम पैरानॉइड है, मतलब सबको सबसे खतरा है। तो बिल्कुल। वो इसका उन केवल वो, एक हल है, हाँ। हमें कहना सीखना होगा। इसका मुझे अपनी छोटी सी जो मेरी समझ है उसमें मुझे लगता है कि हमें हम्म। कहना सीखना होगा। हम्म। हमारा कहना सुनना या हमारे सोचने का पूरा जो कुछ भी है वो हमारी किताब के प्रमोशन या कविता के प्रमोशन तक नहीं सीमित रह सकता है। हम बतौर व्यक्ति क्या हाँ। कर रहे हैं? हमें हम्म। कोई हम्म। बात देख करके गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? हम्म। अगर अत्याचार दिख रहा है सामने हम्म। तो हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत है? ऐसा हमें क्या सत्ता दे रही है? हम्म। हम्म। हाँ, मतलब और क्या हम होता है अजीब उसको अजीब तरह से काम देने के करते लिए। हैं। जी, बल्कि उससे ज्यादा तो ये अच्छा, ये प्रभावी होता है जब आप अच्छा लोगों के साथ जुड़ने वाला साहित्य लिखते हैं, तो एक हजारों लोग आपके साथ यूं ही जुड़ जाते हैं। और वो जैसे आपका मनोबल बढ़ाते हैं, पुरस्कार तो बल्कि आज के जमाने में आपको संदिग्ध ही बनाते हैं। तो वो तुम सही कह रहे इसके हो लिए एक कि, शब्द और है कि सुविधाजनक प्रतिरोध। हाँ, सुविधाजनक प्रतिरोध। और ये बिल्कुल। अधिकतर हिंदी के प्रोफेसर
वाया हम्म लेखक, वाया कवि, वाया कहानीकार, वाया आलोचक, हम्म हम्म ये ज्यादा करते हैं। हम्म ये लोग 1.5 लाख की सैलरी लेते हैं। मोनिका, मैं माफी चाहूंगा कि आप भी प्रोफेसर हैं, और हम्म पर जो बात नहीं नहीं, बहुतायत में है, मेरे को कोई अपवाद दिक्कत नहीं हैं, होती, मैं खुद अपवाद ही हैं इनकी हमारे बहुत बीच बुराइयां में। करती हूँ। हम्म। जी। अच्छा, तो अच्छा, ये जो हमारे यहाँ पर सुविधाजनक देखो, प्रतिरोध वाले तुम्हारे हैं। ये जो जी। सुविधाजनक प्रतिरोध पर मेरी नजर गई है, पूनम ने तुमसे एक सवाल पूछा है, मैं मुझे लग रहा है कि ये जी। तुमसे पूछा है कि जैसे कौन? पूनम? पूनम अरोड़ा या विश्वकर्मा? पूनम अरोड़ा, उसमें लिखा है कि जी जी। लेकिन जैसे चुप्पी संदिग्ध है, वैसे ही बोलना भी संदिग्ध है। ये निर्भर करता है कि बोला क्या और कैसे जा रहा है। तो तुम इस, बिल्कुल, हाँ तो, पूनम की इस बात से सहमत हूँ। हम्म जो सबसे ज्यादा बोल रहा है, हम्म कहीं ना कहीं उसका स्टैंड है, हम्म कहीं ना कहीं वो कुछ बनाना चाहता है। हम्म वो आवाजों का अपना एक इलाका खड़ा कर रहा है, जहां पर केवल उसके शोर की बातें हम्म हैं ऐसे हिंदी में लोग। हम्म बहुत ज्यादा जो बोल रहा है, कहीं ना हम्म कहीं उसकी जो स्वाभाविकता है, हम्म वो कहीं ना कहीं उसमें नहीं दिख रही है। जहां पर वो हम्म अस्वाभाविक है, या हम्म जहां पर हम देखते हैं कि कोई एक आदमी एक बात को आंदोलन जैसी चीज बना लेता है। हम्म ऐसे हम्म होते ना हिंदी में विवाद, कि हम्म उन्होंने एक बात को आंदोलन जैसी शक्ल दे दी, हम्म और अचानक से कुछ दिन बाद आपको लगता है कि वो आदमी उस आंदोलन से जुड़े सारे लोगों के नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ गया। हम्म हम्म तो जो ज्यादा बोलते हैं उन पर भी संदेह करना चाहिए। हाँ, ठीक जी। है। मुझे लगता है कि वीरू, अब हमें अपनी बातचीत को समेटना चाहिए। जी। हमें 1 घंटा हो गया जी है, बिल्कुल। हालांकि बातें करते करते पता नहीं चला, क्योंकि हम तो घंटों जी। बातें कर सकते हैं। तो जी। जी। फिर मुझे लगता है कि हम अपनी इस बात को जी। समेटते हैं। और मैंने तुम्हारी 2 कविताएं जी। निकाली थी, अब तुम्हारी कविताएं हैं, कोई बात नहीं। और जी। तुम्हारा जन्मदिन है। तो मैं चाहती हूँ, अगर तुम आज्ञा दो, तो तुम्हारी 2 कविताएं पढ़कर जी। हम इस सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है? जी बिल्कुल। जी। हाँ, आशा जी ने इसमें ये लिखा है कि 70% प्रोफेसर सुविधा भोगी हैं, कोई शक नहीं। मुझे भी इसमें कोई शक नहीं है, उनके बल्कि प्रतिशत में, इनके प्रतिशत में संदेह लग रहा है। प्रतिशत थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। और मुझे तो जैसे करीबन 20 साल हो गए हैं, तो जी। मुझे कोई ऐसा अपवाद कम ही मिला है कि मैं आशा जी के साथ आर्ग्यू भी करूं कि ऐसा नहीं है। ये लगभग जी। ऐसा ही है। हिंदी में या जी। अंग्रेजी तो मैं पढ़ाती हूँ, तो एकेडमिक जो मेरा ज्यादा वास्ता है तो उन्हीं लोगों से पढ़ता है। तो ये तो है ही जी। कि उनमें एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल रिगर बहुत कम होता है। ज्यादातर प्रोफेसर जो है वो एकदम बहुत सारे जो 60% जी। कुछ होगा, जो लोग नौकरी लेने के बाद पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर उनसे जीवन में कोई नौकरी वापस नहीं ले बिल्कुल सकता, बिल्कुल। तो वो वाले हाँ, होते हैं। फिर उन्हें लगता मुझे है कि लगता है, नौकरी आ गई बस पर्याप्त है। हाँ, फिर लेकिन कुछ लोग जो थोड़े एम्बिशियस होते हैं, फिर वो उसमें उस तरह की सक्रियता रखते हैं, साहित्यिक घेराबंदियां हाँ। करते हैं, और कुछ आलोचक बन जी। जाते हैं, कुछ कवि बन जाते हैं, कुछ जी। लेखक बन जाते हैं। तो उस तरह से ये सब चीजें और कुछ लोग पंजाब, अपने शोधार्थियों की भीड़ लेकर के आते हैं। हाँ, जी एकदम मोनिका, एकदम, कुछ लोग हाँ, अपने हाँ, इस, आप वो एक, जैसे हिंदी में देखिए, हाँ आदरणीय गुरुवर ने हाँ, एक शोधार्थी की भाषा देखिए। हम्म आदरणीय गुरुवर ने इस कविता को लिखा, और ये कविता फला पत्रिका में छपी है, और मैं हम्म आप लोगों के लिए ये यहाँ पर लगा रहा हूँ। हम्म मुझे ये जानना है कि क्या वो आदरणीय गुरुवर एक बार भी नहीं रोकते हैं कि मेरी कविता का प्रचार आप क्यों कर रहे हैं? आप मेरे अंडर में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, नहीं, तो वो तो आप, हो सकता है मंद मंद मुस्कुराते हो, और तुम कह रहे हो कि उनको यही होता रोकना ही है। चाहिए। हाँ तो, आदरणीय गुरुवर ने किसी सेमिनार में कोई वक्तव्य दिया, हाँ, वो और उसको, कविता में अपने शिष्य का जिक्र कर दिया, तो सबसे पहले बताना उसे बाकी लोगों को जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई मेरा जिक्र हुआ है। हाँ, आदरणीय गुरुवर हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं, हम्म और बस जो भी हैं आदरणीय गुरुवर हैं, और यही श्रद्धेय भी हैं। हम्म तो मुझे लगता है कि हिंदी के शोधार्थियों में मैं विहाग वंदनीय, वैभव का नाम लेना पूजनीय, चाहता हूँ। हाँ, मैं विहाग वैभव का नाम लेना चाहता हूँ हाँ, कि मुझे जरूर, लगता है कि हिंदी के कवियों में, हम्म मैं उसे दलित कवि नहीं कहूंगा, ये हम्म मेरी जिद है। हम्म चाहे विहाग वैभव इस बात के लिए राजी ना हो, हम्म विहाग की मनुष्यता मुझे लगता है कि बहुत बड़े इलाके में है।
मैं लेकिन विहाग का नाम लेना चाहता हूँ लेकिन कि दलित दलित शोधार्थियों में एक दलित की जी मनुष्यता भी सीमित तो नहीं होती है वीरू, ऐसा तो नहीं कह ना ना सकते। ना बिल्कुल हम्म। नहीं, कई तरह की बातें हैं जी। हम्म। तो मुझे लगता है कि हिंदी के शोधार्थियों में हम्म। विहाग वैभव जैसा मुझे दूसरा लड़का नहीं दिखा। हम्म। तो जिसने अपनी बात कहने के लिए बहुत सारे रिस्क लिए, हम्म। उसे अपनी बहुत सारी चीजों को उसने बेपरवाह छोड़ दिया, उसने हम्म। नतमस्तक नहीं हुआ। हम्म। और वहीं पर मैं देखता हूँ कि उसी विहाग वैभव की हम उम्र के कुछ लड़के हैं, वो अपने आदरणीय गुरुवर के आगे कुछ जानते ही नहीं है। हम्म। 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 गुरुवर ने समूह चलाया, वही हम्म। समूह आगे चल के उनके चेलों में भी ट्रांसफर हो रहा है। तो हिंदी की दुनिया ऐसे कैसे चलेगी? और तो मुझे तो बहुत ये भी कठिन समय है। मुझे तो फूको जी की ये बात भी अच्छी लगती है कि जो प्रोफेसरशिप होती है वो एक जी हॉलीडे जॉब होती है। वो मतलब एक एक बिल्कुल। छुट्टी है। मुझे तो उस छुट्टी से हिंदी के प्रोफेसर को देखकर तो यही कह सकते हैं। जी तो बहुत कम लोग होते हैं जो फिर उस छुट्टी से छुट्टी जी लेकर कुछ काम करते हैं। मुझे इससे कोई जी जी ऐतराज नहीं है। मेरे जी पिताजी कई बार मुझे कहते भी हैं कि तू अपनी जी कम्युनिटी की तू इतनी बुराइयां करती है। तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जी क्योंकि वो मेरे करने ना करने से नहीं आती है, वो उसमें थी और मैंने सिर्फ जी। उसको देखा है और कुछ बस हद तक केवल आपने हमसे। उसे डिकोड कर दिया, आपने बता दिया कि हाँ ये ऐसा मुझे दिखा है, और वो हाँ। सच है एक तरह का। अच्छा सच वीरू, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तुम्हारी दो जी कविताएं पढ़ते हैं। वो दो जी कविताएं हैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी कविताएं तुम्हें समर्पित। तो उसके बाद फिर हम उसको करेंगे। ये मैंने निकाल कर रखी थी कंप्यूटर में। इसमें एक बहुत सुंदर जी कविता थी जो तुमने मुझे भेजी थी। दो कविताएं हैं। पहली कविता वो तुम्हारी मैं कविता कोश से पढ़ रही हूँ। मेरे चलने के जी तरीके पर उन्हें ऐतराज है, मैं जिस टोन में बात करता हूँ उस पर ऐतराज है। मैं यहाँ वहां फिरता हूँ, मेरे कहीं ना टिकने पर ऐतराज है। मेरे गंदे जूते, मेरी डिग्रियां और मेरी कविताओं पर भी ऐतराज है। मैं कहता हूँ आप मित्र हैं मेरे, उन्हें मेरे मित्र होने पर ऐतराज है। दरअसल वो सजग रहे और मैं बेपरवाह, उन्हें मेरी बेपरवाही और खुद के सजग होने पर ऐतराज है। तो ये दूसरी कविता है तुम्हारी आदमी। जी एक आदमी जी बिना नक्शे के हमारे समय की भूल भुलैया में भटक रहा है। सभ्यता उसे घोषित कर सकती है पागल, पागल घोषित कर सकते हैं उसे सभ्यता का सबसे जरूरी आदमी, और कर सकते हैं उम्मीद उससे कि योजनाओं के बाहर का वह आदमी ढक लेगा एक दिन समूची पृथ्वी, और याद दिलाएगा हमें कि भटकना हमारी सभ्यता का सबसे प्रिय उत्सव था कभी। तो शुक्रिया वीरू। मैं जी हमारे हमने जिंदगी में मतलब शायद अंबर ने भी, कम से कम मैंने तो पक्का ही जिंदगी जी में पहली बार फेसबुक पेज बनाया है। तो हमको ऐसी औपचारिकता कम जी करनी आती है, लेकिन तुम जब बिल्कुल समझो बिल्कुल। कि मैं तुम्हारा अब तुम्हारा बातचीत, हाँ। शुक्रिया करती हूँ कि तुम हमारे अरे कहने नहीं। पर हमारे साथ बातचीत करने आए। तो तुम्हारी इसी कविताओं मोनिका, के। एक बात मैं मोनिका एक बात मैं कहना चाहता हूँ कहो। कि हम समकालीन युवा कवि जो हैं, हम्म। हम में आपस में डायलॉग खत्म हो चुका है। हम्म। और मैं सच में बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा कि आप और हम्म। अंबर आर पांडे ने ये शुरू की। और सच में मेरी दिली इच्छा है कि हम में आपस में बातचीत का एक सिलसिला होना चाहिए। हम में क्योंकि बातचीत बंद देखो, हो चुकी जो है। जो हम सभी हमको आपस में लड़ गए हैं। जो हमको जी दिया गया, जो हमको गिवन है, वो उसमें जो भी है, हम उसको नहीं हम लेंगे। तो हमको भी तो हिंदी उसको की कोई अंतिम, परंपरा ने जो हमें दिया हमें है। भी उसको नहीं, परंपरा जी में बहुत कुछ अच्छा भी है। हमारे जो और जी वो हमारे उसका वरिष्ठ, स्वागत है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि हम पूरी जी तरह से उससे बंध गए हैं। हम सारा दिन अगर हमको जो चीज पसंद नहीं है, हमारा भी तो अधिकार है, हमारी भी तो साहित्य समाज में जी नागरिकता है। हम भी तो कुछ चीजों को तोड़कर बिल्कुल नया बना सकते हैं। सारा दिन क्रिब करने से बिल्कुल और एक दूसरे के साथ क्रिब करने से अच्छा है कि उस दिए हुए को, उस गिवन को हम भी अपने तरीके से कुछ उसको ताजा करने की, उस संवाद को खोलने की कोशिश करें। क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी फिर औरों की भी तो नहीं है ना।
अगर हम उसमें शामिल हैं तो कुछ बिल्कुल। जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो ये कुछ हमारा समय है और अंततः हम्म, मुझे लगता है कि बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है कि हम अपने समय को कैसे डेवलप करें। हाँ। हमें डायलॉग करना है आपस में अच्छा। और चलो शायद उसी ठीक। से जी कोई एक हाँ, सामूहिक स्वर हमारा बनेगा। एकदम एकदम जी मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। और इसी जी के साथ फिर हम जी अपने देखने वालों का जी और हमारे वाद विवाद संवाद के साथ जुड़े हुए लोगों का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और वीरू, तुम्हारा भी बहुत जी शुक्रिया। और फिर मिलते हैं। जी